अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th का कोर्स चेंज हो चुका है, तो काफ़ी सारे 10th क्लास के बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम पढ़ाएँ पढ़ाएँ ऑनलाइन पढ़ाएँ, क्योंकि आपकी हमने जो वीडियो देखी है फर्स्ट ईयर की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए आप हमारी क्लास को भी पढ़ाएँ। तो इस दफ़ा मैं लाई हूँ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल सी बात है कि खुराक का हाजमा कैसे होता है, हम आज इस चैप्टर में ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत क्या है। तो न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है कि मतलब न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि एक जानदार कैसे खुराक हासिल कर रहा है, मतलब और कैसे इन अज्जा को इस्तेमाल कर रहा है। इट हेल्प दैम टू ग्रो, स्टे हेल्थी एंड रिपेयर देयर बॉडीज़। ये किन चीज़ों में इन्हें मदद करते हैं? बढ़ने में, हेल्दी रहने में, मतलब सेहतमंद रहने में, और अपनी बॉडी में अगर कहीं चोट लग जाए तो उसे रिपेयर करने में। तो समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या है, कि जानदार इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इन अज्जा को कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मतलब जानवर और उनमें शुमार जो इंसान है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब ये जो इंसान और जानवर होते हैं ना, ये अपनी खुराक खुद हासिल नहीं कर पाते, खुद नहीं बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहाँ से हासिल करते हैं? दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। मतलब क्या होता है ये, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ये दूसरों से हासिल करते हैं, तो इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन एनिमल्स न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मेन स्टेप। तो कुछ हमें मेन स्टेप बता रखा है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। गाइस, अगर इंजेशन की बात करें तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि अपने हाथ से मुंह में खाना ले जाना, मतलब टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ। मतलब खुराक को और मशरूबात जो पानी वगैरह होता है उन्हें मुंह के जरिए लेना। दूसरा है डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब हजम करके, मतलब ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। खुराक को, अज़ा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ताकि बॉडी क्या कर सके, उन्हें अब्जॉर्ब कर सके। आगे तीसरे नंबर पे अब्जॉर्प्शन। मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो खुराक डाइजेस्ट हो चुकी है, हजम हो चुकी है, क्या करना है उन्हें खून और लिम्फ में क्या करना है, उन्हें अब्जॉर्ब करना, मतलब उन्हें खून और लिम्फ में अब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब यूजिंग द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड टिश्यू, मतलब जो खुराक अब्जॉर्ब हो चुकी है ना, पहले क्या हुआ, उन्हें हमने मुंह में रख लिया, फिर वो उनकी ब्रेक डाउन हो गई, डाइजेशन हो गया, फिर उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जो अब्जॉर्ब कर लिया ना न्यूट्रिशन, उन्हें सेल्स और टिश्यूज़ में इस्तेमाल करना। आगे है ईजेशन, मतलब कि जो हमने खुराक हमने जो खाई थी, अब उनमें से जो खुराक का अनडाइजेस्ट, मतलब जो हजम नहीं हुआ और जो बेकार मवाद है उसे बॉडी से निकालना ईजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए हैं, जिनमें एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड। मतलब ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं करते, खुद बनाते हैं। तो ये सिंपल सी बात तो ये है कि यहाँ पे तो प्लांट ही होंगे। और हेटेरोट्रॉपिक वो जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे है द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स। इनके जो हम खुराक खाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स पर कंस्टिट्यूट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स। दे कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। दीज पॉलीमर्स मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्युबल पार्ट्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो इन पॉलीमर्स को क्या किया जाता है, इन्हें छोटे छोटे हिस्से में तोड़ा जाता है, इन्हें सॉल्युबल पार्ट्स में बनाया जाता है ताकि ये जो है ना ईज़ी तौर पे डाइजेस्ट हो सकें। जैसे कि आप शुगर, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड रह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यही प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। दिस स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द सेल। ये हमने क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉलर पार्ट्स में और सोल्यूबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उनकी, ताकि क्या कर सकें, वो सेल के अंदर अच्छे से जज्ब हो सकें, सेल उन्हें जज्ब कर सके। यही प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का। आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन। द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। हमारे मतलब इंसानी जिस्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो एक लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, और चंद हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं ना, मददगार ऑर्गन्स होते हैं, और उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो हमारे मुंह से एनस तक जाती है। इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रीज होती हैं, और इनकी जूस होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल में क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। इस नाली के बारे में भूलना नहीं कि इसे ना एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और ये मुंह से लेकर एनस तक जाती है। यही मेन रोल है इसका, एलिमेंट्री कैनाल का, तो इसे भूलना नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एसेसरी ऑर्गन्स लिखा हुआ है वो है ओरल कैविटी।
द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। जो मुंह के पीछे जगह होती है ना, उसे ओरल कैविटी कहते हैं। इट कंटेन्स टेस्ट बड ऑन द सरफेस ऑफ टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। इसकी सरफेस पे क्या होता है, इसकी सरफेस पे टेस्ट बड्स होते हैं जो खुराक की जायके को चखते हैं कि जायका कैसा है। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इन ओरल कैविटी। और मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है ना खुराक की, वो ओरल कैविटी में होती है। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट एंड ग्रीन फूड इंटू स्मॉलर पीसेस। तो समय पहला रोल कौन अदा कर रहा है, ओरल कैविटी अदा कर रहा है। और क्या हो रहा है इसके अंदर, मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। टीथ की मदद से क्या कर रहा है, वो खुराक का जो निवाला आपने मुंह में रखा है ना, दांतों की मदद से उसे तोड़ रहा है और उसे ग्राइंड कर रहा है छोटे छोटे पीसेस में। इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं और क्या करते हैं, सालिवा को सिक्रेट करते हैं। मतलब ये जो हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, ये ओरल कैविटी से मुंसलिक होते हैं और थूक को खारिज करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज। तो यहाँ पे हमें जो है ना सालिवा का क्या बताया जा रहा है, मिक्सचर बताया जा रहा है, कॉम्पोजिशन बताई जा रही है कि किससे बनता है। इसके अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे हम सैलिवरी एमिलेज कहते हैं। इससे बनता है हमारा सालिवा यानी कि थूक। आसान लफ्ज़ों में मैंने थूक का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करा था, कभी आप लोग मतलब ये ना कहें कि सालिवा होता क्या है, हमारे मुँह में तो नहीं होता। तो वाटर एंड म्यूकस मोइस्चर द फूड पीसेस, वो क्या करते हैं, जो खुराक आपने मुँह में रखा है उसे नरम कर देते हैं। सैलिवरी एमिलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टेज। तो क्या ये जो हमारे पास एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये क्या करती है, ये स्टार्च को ना जो फूड के अंदर मौजूद होती है उसे माल्टोज़ में कन्वर्ट कर देती है, उसे ब्रेक कर देती है माल्टोज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए हैं, तो ऊपर वाले बॉक्स में ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग टंग कीप द फूड बिटवीन द टीथ। मतलब जब ये हो रही होती है ना, तो हमारी जो ज़ुबान है वो क्या करती है, खुराक को मतलब जो निवाला आपने मुँह में रखा है वो दाँतों के बीच में रखती है, ताकि जो है ना आप इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर सकें, ईज़िली तौर पे कर सकें। तो दूसरे बॉक्स में हमारे पास स्टार्च की डिफाइन है कि स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। स्टार्च हमारे पास एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसलिए ये डाइसेकेराइड है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। स्वेल्विंग मतलब खुराक को निगलना। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, मतलब जिस्मानी और जो जज़ोई केमिकल डाइजेशन के बाद की क्या होता है, जो फूड होता है ना ओरल कैविटी के अंदर, वो बोरस कहलाता है। मतलब जो हमारे हम मुंह में हमने जो खाना खा रखा है ना, उसे चबा के मॉइस्चर करके सालिवा के साथ मिक्स करके वो बोरस बन जाता है। मतलब इट इज़ स्वेल्ड बाय पुशिंग इट इनटू द फेनिक्स। उसे हम फेनिक्स की तरफ धकेल के निकला जाता है। फॉर स्वेल्विंग द टंग मूव द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। तो मतलब निकला कैसे जाता है कि जो हमारी ज़बान होती है ना, वो बोलस को ना ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धक्का दे देती, धकेलती है उसे, ताकि जो हमने फूड खाया, जो हमारा बोलस है, वो फेनिक्स के अंदर चला जाए, फेनिक्स के अंदर चला जाए। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारी खुराक होती है ना, वो ओरल कैविटी मतलब हमारे फेनिक्स की तरफ उसे धकेलती है, ताकि जो हमने बोलस मुँह में रखा है ना, वो निकल जाए। आगे हमारे पास है, और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप लोग बना सकते हैं, कोशिश करेंगी तो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा बॉक्स भी है, ड्यूरिंग स्वेल्विंग द पैलेट रूट ऑफ ओरल कैविटी मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। जब हम खुराक को निगलते हैं ना, जो तालू होता है, अक्सर लोग तालू कहते हैं, जो ओरल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो क्या हो जाता है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो वो ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाता है, ताकि जो नोज़ की तरफ नाक की जो नाली है ना, वो बंद हो जाए। मतलब हम जब खाना खाते हैं ना, तो वो तालू हट जाता है और फिर क्या होता है, खाना हमारी सांस की नाली में चले जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तालू है ना, वो रास्ता बंद कर देता है, ताकि जो खुराक हम खा रहे हो ना, वो सांस की नाली में ना जाए। तो इसलिए कहते हैं खाना आराम से खाना चाहिए और बिल्कुल भी बोलते हुए नहीं खाना चाहिए। कभी कभी ना ऐसा होता है कि ना वो जो निवाला हो तो वो वापस ही नहीं आता है, और जिसकी वजह से ना अक्सर अमवात हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब आपका ना सांस की नाली में चला जाए तो क्या होता है, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, तो वो उनका ना पुशिंग बैकवर्ड्स होता है। मतलब उनका इतना अच्छा बैकअप होता है ना, कि जिसकी वजह से निवाला फ़ौरन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आगे है हमारे पास फेनिक्स एंड एसोफेगस। अब फेनिक्स तो मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ पे ओरल कैविटी से खाना ज़बान की वजह से धकेला जा रहा है फेनिक्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं अब इनकी तरफ। फेनिक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। अब ये जो फेनिक्स होती है ना, ये ओरल कैविटी के पीछे एक छोटी नालीनुमा हिस्सा होता है। इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू एसोफेगस। ये क्या करती है, ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ जोड़ देती है। एंड आल्सो कनेक्ट्स नॉइज टू वाइन पेपर। और क्या करती है, मतलब ये ओरल कैविटी को तो एसोफेगस से जोड़ देती है, और ना ये जो नोज़ होती है हमारी नाक, उसे ट्रेकिया के साथ जोड़ देती है, जिसे हम वाइन पाइप कहते हैं। ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन ओरल कैविटी कंटिन्यूज हेयर। तो हमने जो खुराक मुंह में रखी थी और जबान की मदद से उसे निगल रहे थे फेनिक्स में, तो जो उसकी केमिकल डाइजेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेनिक्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू लंग्स। और जो हमारे पास फेनिक्स है ना, इसका अहम किरदार ये होता है कि ये खुराक को ना लंग्स मतलब फेफड़ों के अंदर जाने से
बचाती है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये मतलब हमारे खुराक लंग्स के अंदर सांस की नाली में ना जाए तो ये किसकी वजह से रुकाती है? एक हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये एक लचकदार टिश्यू होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। व्हेन स्वेलड फूड पासेस थ्रू द फेरिंक्स, जब हमने जो खुराक खाई थी वो निकलती है फेरिंक्स से, द टॉप ऑफ ट्रेकिया वाइन पाइप इज पुश्ड अप अगेंस्ट एपिग्लोटिस। तो जो ट्रेकिया मतलब सांस की नाली का जो हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो क्या करता है, एपिग्लोटिस की जानिब ऊपर की तरफ धकेला जाता है। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ग्लोटिस, अब ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को ग्लोटिस कहते हैं, क्लोजेस एंड द स्वेलड फूड पासिस ओवर इट। तो क्या होता है, ग्लोटिस जो होता है ना वो बंद हो जाता है क्योंकि ट्रेकिया का ऊपर वाला हिस्सा हमने क्या करते हैं, एपिग्लोटिस की ऊपर की तरफ धकेल देते हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है और खुराक आसानी से निकल जाती है। एसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एसोफेगस है ना, ये एक लंबी नाली होती है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट कनेक्ट द फेरिंक्स टू द स्टमक। अब ये जो एसोफेगस है ना, मतलब फेरिंक्स का क्या काम था कि उसने ओरल कैविटी को एसोफेगस से जोड़ा। अब एसोफेगस क्या कर रहा है, एसोफेगस फेरिंक्स को स्टमक से जोड़ रहा है। व्हेन फूड इंटर्स एसोफेगस, सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन आर जनरेटेड इन इट्स मस्कुलर वॉल्स। तो मतलब जैसे ही खुराक एसोफेगस के अंदर आती है ना, तो इसकी जो वेव्स होती है ना, वो ना कंट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मैस्कुलर वॉल्स है वो क्या करती हैं, कंट्रक्शन पैदा कर देती हैं। दीज वेव्स ऑफ कंट्रक्शन मूव फूड अलोंग द एसोफेगस टू द स्टमक। और ये वेव्स क्या करती हैं, ये फूड को एसोफेगस से स्टमक के अंदर ले आती हैं। दीज वेव्स ऑफ मैस्कुलर कंट्रक्शन, मतलब ये जो मैस्कुलर कंट्रक्शन हो रही है ना, इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। मतलब पेरिस्टाल्सिस हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट होती है, एक ऐसी मैस्कुलर कंट्रक्शन होती है जो एसोफेगस से, जो खुराक हमने खाई होती है ना मुंह से, वो पहले एल्वियोल कैविटी से फेरिंक्स में गई, फेरिंक्स से एसोफेगस में गई, एसोफेगस से स्टमक तक जाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अगर खुराक हमारे स्टमक से एसोफेगस से वापस आने लगी तो इसको कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। यानी कि इसके हमारे क्या होगा, हमें वोमिटिंग होगी। समझ में आ रहा है ना, वोमिटिंग से आप समझें कि प्रोसेस उल्टा हो रहा है, और सीधा प्रोसेस पेरिस्टाल्सिस और उल्टा प्रोसेस एंटी पेरिस्टाल्सिस है। समझ में आई? मतलब सिंपल सा सीक्वेंस आप ये समझे कि खुराक अभी अंदर आ रही है, जो हमारी एक नाली से हमारे स्टमक के अंदर आ रही है। अगर यही खुराक हमारे स्टमक से इस नाली से बाहर आ जाए तो इसे हम वोमिटिंग कहते हैं, उल्टी कहते हैं। समझ में आ रही है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक की वीडियो कैसी जा रही है, आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक, यानी कि मैदा। अब हमने क्या करा था, पहले मुंह में खुराक रखी, टंग की मदद से उसे फेरिंक्स में भेज दिया, फेरिंक्स से हमने उसे एसोफेगस में भेज दिया, एसोफेगस से स्टमक में भेज दिया। देखिए खुराक हमने मुंह में रख ली, ठीक है। अगर वो मुंह में है तो उसे हम निकाल सकते हैं। अगर वो हमारे मतलब खुराक की नाली से अंदर चली गई है तो उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आ गई है स्टमक की बारी, मैदा। जो हमारे पास स्टमक होता है ना, ये जे शेप का होता है। स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी जो पेट होता है ना, इसके ये अपर लेफ्ट साइड में हमारे पास लोकेट होता है हमारा स्टमक। ये हमारे पास इलास्टिक मैस्कुलर बेग यानी कि जे शेप होता है। और ये हमारे पास इसकी एक और लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। एसोफेगस के बाद आता है और ड्यूडेनियम से पहले आता है। अब ड्यूडेनियम क्या होता है हमारे पास, ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है ड्यूडेनियम। आप लोग बस यही सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करता है, ये एसोफेगस के बाद आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड इन एब्डोमिनल कैविटी राइट बिलो द डायफ्राम, ठीक है। अब जो है ना, स्टमक के भी ना 3 पोर्शन होते हैं, मतलब उसके भी 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन, दूसरा होता है हमारे पास फंडस पोर्शन, और तीसरा हमारे पास होता है पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कार्डियक स्पिंचर भी उसे कह सकते हैं या पाइलोरिक स्पिंचर भी उसे कह सकते हैं। तो स्टमक, जे शेप स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। जे शेप का होता है, अपर लेफ्ट साइड पे होता है एब्डोमिनल कैविटी का, और डायफ्राम के नीचे होता है। द पार्ट ऑफ स्टमक इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस, जो स्टमक का मैदे का जो भी हिस्सा एसोफेगस के फ़ौरन बाद आता है ना, उसे हम कार्डियक एंड कहते हैं। जबकि वो पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आता है उसे पाइलोरिक एंड कहते हैं, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक देयर इज स्पिंचर रिंग ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक स्पिंचर। मतलब जहाँ पे एसोफेगस और स्टमक आपस में मिल रहे होते हैं ना, इनकी नाली जहाँ पे आपस में मिल रही होती है, उस स्पिंचर को, उस रिंग ऑफ मसल्स को हम कार्डियक स्पिंचर कहते हैं, जो कि हमारे पास लोअर एसोफेगल स्पिंचर कहलाता है। इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक। अभी यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इसलिए ताकि जो हम एसोफेगस से खुराक मैदे में डाल रहे हैं ना, वो क्या हो, वो वापस ना आ सके, वो बैक फ्लो ना कर सके, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, सिमिलरली पाइलोरिक स्पिंचर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह एक स्पिंचर होता है जिसको हम पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं, वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है, ठीक है। मतलब आप स्टमक के बारे में बस ये समझें कि ये जे शेप का होता है, अपर लेफ्ट साइड पे एब्डोमिनल की होता है, डायफ्राम से नीचे होता है, और इसका एक एंड जो एसोफेगस से मिलता है
मतलब जहाँ से मैदा स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पे कार्डियक एंड होता है, जहाँ पे मैदा एंड हो रहा होता है वहाँ पे पाइलोरिक एंड होता है, जहाँ पे ये हमारे पास जो होता है ना एसोफेगस से स्टमक मिल रहा होता है वहाँ पे कार्डियक स्पिंचर होता है। कार्डियक स्पिंचर का काम ये होता है कि वो खुराक को वापस जाने से रोकता है, और इसी तरह एक स्पिंचर होता है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ठीक है। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अब स्टमक में भी हमारे पास क्या हो रही होती है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हो रही होती है। ये फूड को स्टोर भी करता है। द वाल्स ऑफ स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल, और जो इसकी वाल्स होती है ना स्टमक की, वो एक थिक स्मूथ मसल से बनी होती है। व्हेन फूड अराइव्स स्टमक, जैसे ही खुराक मैदे के अंदर आती है तो ये मसल क्या करना शुरू कर देते हैं, कंट्रैक्ट सिकुड़ना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी। देयर कंट्रैक्शन हेल्प इन द चर्निंग ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अगर मतलब देखा होगा कोई दीवार चर्निंग करना शुरू कर दे, मतलब क्या कर रही है, ये सिकुड़ना शुरू कर रही है, तो इससे क्या होगा, जो हमने चबाया हुआ खाना जो हमारे मैदे के अंदर गया है वो ब्रेक डाउन, उसकी और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। मतलब देखिए कितना सारा डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, छोटे से छोटा हिस्सा किया जा रहा है उसका, ठीक है। हीट इज आल्सो प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो गर्मी है उसे भी पैदा किया जाता है ताकि जो खुराक चर्निंग के लिए, मतलब ब्रेक डाउन के लिए फूड की, दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड्स। अब जैसे हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स जो चर्बी वगैरह होती है ना, उनको भी मेल्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि हमारे मैदे के अंदर खुद ब खुद ही हीट पैदा हो जाए। जभी तो जब हम फैट वगैरह खाते हैं तो हमारे मैदे में हीट होना शुरू हो जाती है। मतलब हम ज़्यादा ही कुछ खा लेते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल हमारी हीट पे डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते, मेल्ट नहीं हो रहे होते, इसलिए हमारे मैदे में ना हीट ब्रस्ट शुरू हो जाती है। आगे हमारे पास है भाई, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। हमारी स्टमक का जो इनर वॉल है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या खारिज करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन बता रखी है कि भाई किस किस पे मुश्तमिल होता है। इट कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है, हमारे मैदे में भी एसिड होता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स पेप्सिनोजिन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब पेप्सिनोजिन का काम क्या होता है कि ये ना प्रोटीन के छोटे छोटे हिस्से कर देती है। अब आपको तो ये पता है कि हमारा जो स्टमक है ना वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए इसको पहले इनएक्टिव फॉर्म में था कि ये पेप्सिनोजिन की फॉर्म में इसे मैदे के अंदर डाला जाता है। अगर इसे डायरेक्ट पेप्सिन के फॉर्म में डाल देना तो ये हमारे मैदे को भी जला सकता है, ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वो भी एक प्रोटीन ही है। इसलिए क्या करा जाता है, जैसे ही खुराक हमारे मैदे में आती है तो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि वो अमल ना कर सके, पेप्सिन और जिन फॉर्म में उसे हमारे मैदे के अंदर खारिज कर देते हैं। और फिर हमारे मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्सिन एक्टिव हो जाती है। फिर हमारे अंदर जो भी हमारे पास हमने जो भी खाना खाया था जिसमें प्रोटीन होती है ना वो सब डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि हम पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म में स्टमक के अंदर क्यों डालते हैं। तो इसकी सब में बड़ी वजह ये होती है कि एक तो स्टमक हमारा होता है प्रोटीन से बना। अगर हम पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में डाल दें तो उससे हमारे मैदे को भी नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए हम पेप्सिनोजिन मतलब उसकी इनएक्टिव फॉर्म को मैदे में डालते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो रिएक्ट करके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो भी पेप्सिन होते हैं ना वो लार्ज प्रोटीन्स को छोटे में, मतलब छोटे अमाइनो एसिड में उसे कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि भाई जो भी हमें नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल कर देता है। तो द म्यूकस फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। तो हमारे स्टमक के इनर वाल जो होती है ना वहाँ पे भी म्यूकस मौजूद होता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। वेयर इट न्यूट्रलाइज द एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कोई आम चीज़ नहीं है, वो भी हमारे स्टमक की वाल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वहाँ पे म्यूकस मौजूद होता है। समझ में आ रही है। सो पेप्सिनोजिन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड एंड द वाल्स आर कि अब जो ये मैदे की इनर वाल्स पे जो म्यूकस होता है ना ये क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब गैर मौसर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इस पेप्सिनोजिन एक्टिव नहीं होता, और फिर क्या होता है इसकी जो वाल्स है ना वो बची रहती हैं, हिफाजत में रहती हैं। अब मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक का एक काम ये भी है कि ना वो खुराक के अंदर बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी मार देता है, ठीक है। स्टमक फूड यूजली रिमेंस इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। जो खुराक है ना वो अमूमन तौर पर मैदे में 3 से 4 घंटे रहती है। ड्यू टू द एक्शन इन स्टमक द फूड बिकॉज अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। वो यहाँ पे कह रहा है कि जो खुराक हमने मुंह में रखी थी ना वो मैदे में होने वाले अमल की वजह से ना सूप लाइक एक मिक्सचर बन जाता है, मतलब शोरबे लाइक, जिसे हम काइम कहते हैं। द पाइलोरिक स्पिंचर कंट्रोल द फ्लो ऑफ काइम। अब जो हमारे पास पाइलोरिक स्पिंचर था ना वो काइम की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। ईच टाइम द पाइलोरिक स्पिंचर ओपन्स अबाउट 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ काइम मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब काइम के बहाव को पाइलोरिक स्पिंचर कंट्रोल करता है, और जब भी पाइलोरिक स्पिंकर ओपन होता है ना तो 5 मिलीलीटर से 15 मिलीलीटर जो काइम है ना जो शोरबेनुमा
मिक्सचर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे स्टमक का टॉपिक। स्टमक तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी स्टमक बनाने का, या फिर जितने भी ऑर्गन्स इसमें आए हैं वो सभी मैं एक वीडियो में बनाना सिखा दूँगी। ये आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपको आए ना आए, आपको कुछ भी गलत लिखोगे ना, मतलब कुछ मतलब थोड़ी बहुत लाइनें भी गलत लिखोगे ना, अगर आपकी डायग्राम अच्छी होगी ना, नाम आते होंगे, तो ये ही बहुत अच्छी बात है। देखा कि जो आपको ऊपर लाइन नज़र आ रही है ना, ये क्या है हमारे पास, ये कार्डियक स्पिंचर है जो एसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट कर रही है। और आखिरी में जो पायलोटिक स्पिंचर जिसे कहते हैं वो स्टमक के एंड पे है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। बगैर वक्त ज़ाया के छोटी आंत को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने सब कुछ ही पढ़ लिया है। अब छोटी आंत ही तो है, पढ़ ही लेते हैं क्योंकि छोटी ही तो है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब एंड इज नेरली 7 मिलीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास क्या होती है, 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत हमारे पास ना बलदार एक नाली होती है और 7 मिलीमीटर ये लंबी होती है। अब मैंने आपको बताया था ड्यूडेनियम इसका समय बड़ा पार्ट होता है, फिर जुजेनियम होता है और फिर इलियम होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसे ना मैं उर्दू में इसलिए बता देती हूँ ताकि आसानी हो जाती है। अब समय पहला पार्ट है ड्यूडेनियम, जुजोनियम, इलियम। अब ड्यूडेनियम इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इतना बड़ा पार्ट है कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ही इसमें आ गया। जुजेनियम इज द मिडल पार्ट, इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, ये है मिडल पार्ट। अब आगे है इलियम, ये है लास्ट पार्ट, इसकी जो लंबाई है वो है 4 मीटर, मतलब 13 फीट लॉन्ग है ये। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के सब में पहले पार्ट ड्यूडेनियम को पढ़ते हैं। इन ड्यूडेनियम सिक्रेशंस ऑफ लीवर एंड पैनक्रीज एक्ट ऑन फूड। ड्यूडेनियम के अंदर क्या होता है कि लीवर और पैनक्रीज क्या करते हैं, अपनी सिक्रेशन खारिज करते हैं, मतलब इनके पास भी कुछ ग्लैंड होते होंगे खारिज करने के लिए जो फूड पे असर करते हैं। अब जो हमारा लीवर है यानी जो जिगर है वो क्या खारिज करता है, वो बाइल खारिज करता है, जो ड्यूडेनियम में दाखिल होके क्या जो ड्यूडेनियम में दाखिल होती है किसकी मदद से, कॉमन बाइल डक्ट की मदद से, मतलब इसकी बाइल की भी अपनी एक डक्ट होती है। इट कंटेंस, अब यहाँ पे बाइल की कॉम्पोजिशन बताने के मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सवालों में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, समझ में आए कि बाइल किससे मिलकर बना हुआ है। तो बाइल्स क्या करता है, इसके पास साल्ट होता है। इट कंटेंस साल्ट्स व्हिच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो क्या करता है बड़े बड़े फैट्स को, बड़ी बड़ी चर्बी को क्या कर देता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मतलब कतरे नुमा हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तकसीम छोटा छोटा कर देता है। इन दिस वे अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट। तब वो कह रहा है कि इसी तरह एक दूधिया मतलब एक दूधिया जूस बनता है जिसके अंदर जो फैट्स है ना, फैट्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अलग अलग रहते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब जो पैनक्रीज है वो क्या सिक्रेट करता है, वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। ड्यूडेनियम के अंदर पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब इसकी भी अपनी ही डक्ट है, विच ज्वाइंस द कॉमन बाइल डक्ट, जो किससे जुड़ी होती है, कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ी होती है ड्यूडेनियम की एंट्री से पहले। मतलब कि यहाँ पे ड्यूडेनियम के अंदर लीवर और पैनक्रीज क्या खारिज कर रहे हैं, लीवर खारिज कर रहा है बाइल और पैनक्रीज खारिज कर रही है पैनक्रियाटिक जूस। बाइल किसकी मदद से अंदर आ रहा है, उसकी अपनी डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट की मदद से, और पैनक्रियाटिक जूस आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से। दोनों क्या काम कर रहे हैं, बाइल तो ये कर रहा है कि वो बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। वहाँ पे एक दूध या फ्लूइड भी होता है जो क्या करता है, फैट के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस भी यही काम कर रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास बाइल की तो उसने बता दी कि भाई ये साल्ट से मिलकर बना होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। अब भूलना मत पैनक्रियाटिक अमाइलेज को, शुरुआत में ही इसी की बात की थी क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दिस एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं और लिपिड्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। अब पैनक्रियाटिक जूस के पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसका कोई असर ही नहीं रहता है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में भी ग्लैंड होते हैं जो कि क्या खारिज करते हैं, इंजाइम्स को खारिज करते हैं ताकि कंप्लीट डाइजेशन हो, मतलब कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। मतलब इतना बड़ा प्रोसेस के मुंह में निवाला रखा है, ओरल कैविटी से फैरिंक्स में गया, फैरिंक्स से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में, मतलब इनकी डाइजेशन अभी रास्ते में चल ही रही है। फिर स्मॉल मतलब स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ जाके इसका आखिरी हिस्सा मतलब कंप्लीट हो जाती है इसकी डाइजेशन।
गाइस मैंने इतनी आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है ना, तो इस मेरी मेहनत का जो फल है ना वो सब्सक्राइब करके ही दे दो। तो मतलब हमारी जो डाइजेशन है वो क्या होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही कंप्लीट होती है, चाहे तमाम फूड की जितनी भी खुराक हमने खाई होती है ना ऑल टाइप की, वो तमाम की तमाम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही एंड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है कि भाई बाइल आल्सो कंटेंट्स पिगमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन रेड ब्लड सेल आर ब्रोकन इन लीवर। मतलब बाइल के पास ना पिगमेंट्स भी होते हैं जो कब पैदा होते हैं, जब रेड ब्लड सेल को लीवर के अंदर तोड़ा जाता है, जब पैदा होते हैं वो पिगमेंट्स। These pigments are removed from the body with feces। मतलब इन पिगमेंट्स को बॉडी से जब रिमूव किया जाता है, मतलब फेसिस के ज़रिए रिमूव किया जाता है, मतलब जब एनस से हम जो निकालते हैं ना उसके ज़रिए ही बॉडी से रिमूव किया जाता है। आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं कि ओरल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक का सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को वर्ड टू वर्ड बता दिया है। तो आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अलग टॉपिक है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, तो मैं आपको बताती चलूँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है। तो आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड की तमाम डाइजेशन होने के बाद, द एंड प्रोडक्ट्स अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जब खुराक की तमाम डाइजेशन हो जाती है तो जो इकदाम मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरॉल या फैटी एसिड वगैरह, ये एलिमेंट्री कैनाल से निकल कर कहाँ चले जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड। यानी जो हमारे इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़दार होती हैं। मोर ओवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी दीवारों में जो तह होती है ना, उन तह पर भी ना अंगुली नुमा एक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम विलाई कहते हैं या सिंगुलर हम विलस कहते हैं उसको। तो ये फोल्ड्स यानी ये तह या फिर ये जो उंगली नुमा ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये फूड के ऑब्जॉर्प्शन के लिए, फूड को खुराक को जब्त करने के लिए हमें बड़ा एरिया देते हैं, बड़ी जगह देते हैं, सरफेस देते हैं, ठीक है। फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रो द सरफेस थ्रो डिफियन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब वो कहता है कि यहाँ से जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं डिफियन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। द वॉल ऑफ अ विलस इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब जो विलस मतलब सिंगुलर है ना विलस, तो विलस की जो वॉल होती है ना वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। अब इनसाइड द विलस, विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं, ठीक है। द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर द लैक्टियल्स ऑफ विलाई। अब ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ना मतलब दाखिल, मतलब हाँ दाखिल होते हैं लैक्टियल्स ऑफ विलाई के जरिए। द लैक्टियल्स कैरी दैम टू द मेन लिम्फ वेसल। अभी लैक्टियल क्या करती है, इनको ना कैरी करती है, इनको पहुंचाती है मेन लिम्फ सेल वेसल की तरफ। अब ये जो लिम्फ है ये क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही नहीं है, आप पढ़े जा रहे हो लिम्फ लैक्टियल से, लिम्फ वेसल से बना होता है लैक्टियल, ये क्या चीज़ है। ये जो लिम्फ है ना ये वाइट ब्लड सेल पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, लिम्फ वाइट ब्लड सेल पे मुश्तमिल होते हैं विच इम्पटी इनटू द ब्लड वेसल नियर द हार्ट। ये इन्हें कहाँ खारिज करते हैं, ये हार्ट के करीब जो ब्लड वेसल होती है ना वहाँ खारिज करते हैं। अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर इंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। अब ये जो अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर है ना ये क्या करते हैं, ये विलाई के ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाती हैं। दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू मेक हेपेटिक पोर्टल वेन। अब हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है, मतलब लीवर के सेल्स बनाने के लिए, विच कैरीज द अमाइनो एसिड एंड शुगर्स टू लीवर, जो क्या करती हैं अमाइनो एसिड और शुगर को लीवर तक पहुंचाती हैं। फ्रॉम लीवर द हेपेटिक वैन कैरीज दिस न्यूट्रिएंट टू हार्ट एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप लोग कहेंगे ये डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचाए, अब डायरेक्ट इसलिए नहीं पहुंचाए कि हमारा जो लीवर है ना वो बाइल खारिज करने के साथ साथ क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जो खतरनाक बीमारियां होती हैं या फिर कोई वायरस आ जाता है तो उसे किल करने की कोशिश करता है। अगर वो लीवर से किल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लीवर जो है ना वो खुद का भी नुकसान कर सकता है, इसलिए वो पहले लीवर के पास से होके जाता है, जहर वगैरह भी जो भी चीज़ है ताकि हमारी दूसरी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। इसलिए क्या होता है जो हेप्टिक वैन्स है ना लीवर से वो क्या करती है न्यूट्रिएंट्स को हार्ट तक लेके जाती है और फिर हार्ट से तमाम बॉडी तक जाता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ सीज। मतलब कि अपेंडिक्स के एंड पे एक ब्लाइंड एंड होता है, ब्लाइंड एंड उसको कहते हैं जिसका भाई अंदर जाने का हिस्सा तो हो, मतलब एक ही उसका हिस्सा हो आने और जाने का, दूसरा ना हो, सही है। इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स काजेज सेवर पेन। अब जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है ना तो वो दर्द का सबब बनता है। इफ़ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज़ नॉट रिमूव सर्जिकली, अगर अपेंडिक्स का जो हिस्सा है उसे ना सर्जिकली तौर पर रिमूव नहीं किया गया तो ये क्या करता है, इट कैन बर्स्ट एंड इन्फेक्शन में स्प्रेड इन एब्डोमेन। तो क्या होता है इन्फेक्शन जो वो फैलता जाता है एब्डोमेन में, पेट में। आगे है हमारे पास, मतलब समाज इंटरटेन भी पढ़ ली। आप तो बड़े अच्छे बच्चों, आप तो लगातार मेरी वीडियो देखते जा रहे हो, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो फिर।
अच्छा, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये तो एक प्रो ही कर सकता है, एक लीडर कर सकता है, जो लीजेंडर्स हैं वही कर सकते हैं। बायो पढ़ना आसान थोड़ी होता है भई। जिन्हें बायो का शौक होता है वही पढ़ सकते हैं। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे नंबर हासिल करो। जिनके कुछ ख्वाब होते हैं ना वही सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? मतलब लीजेंड्स, मतलब आप लोग ही हो लीजेंड्स। अगला फ्यूचर पाकिस्तान का आप लोग ही हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छे नक्शे कदम पर चलाए और उन्हें उसे कामयाबी भी अता फरमाए। तो बिना वक़्त ज़ाया किए अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। कहते हैं ना कि गलती सिर्फ़ इंसान से ही हो सकती है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है ना, अभी तक वहाँ तक जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन तो ख़त्म हुई ही नहीं है भाई। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन आ ही कैसे गया? यहाँ पे जो टेबल है ना, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है। नहीं तो फिर अलग याद कर लेना। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना मतलब हिस्सा नहीं है, मतलब यहाँ पे ना हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही बताया जा रहा है, जो शुरू से हमने डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करा है ना। अगर समझना है ना तो आसानी से समझो कि आप ही वो खुराक हो जो आपने खाई है। अच्छा छोड़ें, यहाँ पे जो टेबल है ना ये 1.1 की, ठीक है। द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एंजाइम्स का क्या अमल है एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से में, हम वो देखेंगे। सबसे पहले रीजन मतलब जगह। एंजाइम, एंजाइम कौन सा? सेपरेट मतलब किस चीज़ को तोड़ा जा रहा है, प्रोडक्ट तोड़ के क्या बनाया जा रहा है, समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले है एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा, ओरल कैविटी के बारे में। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं सैलिवरी एमिलेज, सही है, जो क्या करते हैं स्टार्च को तोड़ते हैं माल्टोस में, सही है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के अंदर होती है पेप्सिन, पैनक्रियाटिक और अमाइलेज, सही है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक ही चीज़ है, पूरा नाम पैनक्रियाटिक अमाइलेज ही, पता चले अक्सर बच्चे कहते हैं ये अमाइलेज का कहाँ है। तो पेप्सिन जो एंजाइम है ये क्या करती है, ये प्रोटीन को तोड़ देती है, किस में? पेप्टाइड्स में। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होती है वो स्टार्च को तोड़ देती है माल्टोज में, सही है भाई। अब आप कहेंगे सैलिवरी अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज की तो बात ही एक है, लेकिन जगह तो देखो, ओरल कैविटी और स्टमक में अलग अलग जगह है। आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो हमने एंजाइम पढ़ी थी वो थी ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या करती है, वो प्रोटीन को तोड़ देती है पेप्टाइड्स में। अब जो काइमोट्रिप्सिन है वो क्या करती है, वो प्रोटीन को तोड़ देती है पेप्टाइड्स में। अब जो पेप्टाइडेट्स है वो क्या करती है, वो पेप्टाइडेट्स को अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स में ही तोड़ देती है। लेकिन अब जो लाइपेज है वो फैट्स को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ही एंजाइम्स है। तो न्यूक्लियसिस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ये आपने शॉर्ट में भी याद करना और एमसीक्यूज में भी। माल्टेज, अपना आप कहेंगे हमें पता है कैसे चलेगा कि ये एंजाइम है। देखें इन सब अल्फाज के आखिरी में ASE लिखा हुआ है, ASE, इसका मतलब ये एंजाइम्स है। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज में। सक्रेज क्या करेगा, सक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। अब लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। अब डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, डाइपेप्टाइड्स को तोड़ देगा अमाइनो एसिड में। तो ये था हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। आफ्टर द absorption of digested food material and some water, the undigested material and water move to the large intestine by peristalsis। तो क्या होता है, मतलब खुराक जो हमने हाजमा किया होता है, हमारे पेट ने जो फूड को तोड़ा होता है, तो वहाँ से क्या होता है वो सब अब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाता है। जो बाकी जो वो खुराक जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, टूटे नहीं जाते, या फजूल होते हैं, बेकार होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और पानी वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है पेरिस्टाल्सिस के जरिए। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीजियम, दूसरा होता है कॉलन और तीसरा होता है रेक्टम। अब सीजियम क्या करता है, ये एक पाउच होता है जो क्या करता है, एक जंक्शन फॉर्म करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, सही है। और हमारे पास दूसरा है कॉलन और रेक्टम। अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकोर्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर की जो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास से होती है। ड्यू टू इट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉल्टिफाइड्स एंड इज नाउ कॉल्ड फेसिस। मतलब ज़्यादा पानी जब हजम हो जाता है जो फजूल मवाद बचता है उसे हम फेसिस कहते हैं। द फेसिस कंटेन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, मतलब फेसिस के अंदर ना वो मवाद होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं होते, जो फजूल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या फिर ऐसे सेल जो एलिमेंट्री कैनाल को तोड़ना चाहते हैं, या बाइल पिगमेंट्स होते हैं, या वाटर वगैरह होते हैं। तो ये सारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, फेसिस कहलाते हैं। फेसिस आर टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम। फेसिस को ना रेक्टम के अंदर ना मतलब आर्जी तौर पे ही रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है, फेसिस को इजेशन कर दिया जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके ज़रिए, एनएस के ज़रिए। तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके अंदर ही है रोल ऑफ लीवर। अब लीवर का क्या किरदार है, आप लोगों को ये तो पता है कि ये बाइल खारिज करता है और बैक्टीरिया को भी किल करने में मदद देता है। तो इसका कुछ और रूल्स भी हैं, वो हम पढ़ते हैं कि इसका और क्या किरदार है। तो लीवर क्या है कि ये एक लार्ज ऑर्गन है जो क्या करता है, स्टमक के राइट साइड पर लोकेट होता है, मतलब राइट साइड पे ही होता है स्टमक के। इन एन अडल्ट वुमन इट्स वेट अबाउट, मतलब एक जवान इंसान के अंदर इसका जो वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है।
मतलब इतना वज़न हमारे लीवर का है कि ये लड़कियों को पता चल जाए ना तो वो पता नहीं क्या करें। देयर इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर। सैक लाइक एक ऑर्गन होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो होता है वेंट्रल साइड ऑफ लीवर के वेंट्रल साइड पर। लीवर सीक्रेट्स बाइल, मैंने आपको पहले बताया था कि लीवर जो है ना बाइल सीक्रेट करता है विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का किरदार ये है कि वो बाइल को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू ड्यूडेनियम। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है, बाइल को लेती है गॉल ब्लैडर से और उसे ड्यूडेनियम तक ले जाती है। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम्स बट इट हैज साल्ट विच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता बल्कि नमक होता है, नमक। मतलब वो नमकियात के जरिए क्या करती है, फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देती है। बाइल साल्ट आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। बाइल साल्ट क्या करता है, ये ना फैट के जो इसने छोटे छोटे हिस्से किए होते हैं, टुकड़े किए होते हैं, ड्रॉपलेट्स किए हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग भी रखता है, अलग भी रखता है। ये देख लो आप लोग। इट हेल्प द एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड्स। ये एंजाइम की हेल्प भी करता है कि वो लिपिड्स पे हमला करें, उस पर अमल करें। गौर से समझो सारे। लीवर आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन इन द बॉडी। अभी भी लीवर और फंक्शंस और काम हमारी बॉडी में सर अंजाम दे रहे हैं और तुम लोग एक काम सर अंजाम नहीं दे पा रहे हो। कमेंट कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिसाल के तौर पर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। लीवर क्या कर रहा है, ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और फिर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज में जब बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। मतलब पहले ग्लूकोज को स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जब बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है तो क्या कर देता है, तोड़ के वापस दे देता है बॉडी को। तुमने आज तक अपने दोस्त के पैसे वापस किए? इसे देखो भाई साहब। ये हो गया लीवर का एक फंक्शन। दूसरा है स्टोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल हो सकें, फैट में हल हो सकें, उन्हें भी स्टोर करता है ये लीवर। तुमसे तो कोई चीज़ स्टोर ही नहीं होती, दिमाग में एक डिफाइन क्या याद करते हो, भूल जाते हो। आगे है ब्रेक्स अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को भी तोड़ देता है। इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में अमोनिया प्रोड्यूस होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सिक्यूशन थ्रू यूराइन। अब ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को कम टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देता है यूराइन के जरिए। ब्रेक टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को भी तोड़ देता है अल्कोहल्स में। और ये क्या करता है कि रेड ब्लड सेल को भी ब्रेक कर देता है ताकि हमारी जो लाइफ है वो स्पेंस रहे। प्रिपेयर विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। और कैरोटीन से विटामिन ए भी तैयार करता है कौन भाई साहब, लीवर की बात हो रही है। प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। क्या करता है कि सर्दी में हमें गर्माहट पैदा करता है, जिस समय जब हम लोग भाग रहे होते हैं, तो ये भी काम इसी का ही है, लीवर का। लीवर की बात हो रही है, सब अपने याद करने हैं, सवाल जवाबेंगे। परफॉर्मेंस पूछेंगे तो 3-4 तो लिख ही देना, बहुत ही आसान है भाई लोग। चलो भाई, अब लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स डाइजेस्टिव सिस्टम की। डायरिया है, कंस्टिपेशन है और अल्सर है भाई लोग। देख देख के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। बहुत ही अच्छे और अक्लमंद लोग हो आप सारे। डायरिया। डायरिया इज करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज और वेटरी स्टूल्स। डायरिया में बार बार पानी वाले या फिर मतलब पखाने आते हैं। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। डायरिया से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है खासतौर पर बच्चों में और बुजुर्गों में, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनका खास ख्याल रखा करें डायरिया में, वरना इससे फिनिश। अच्छा, आगे है इसके साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब इसकी अलामत क्या है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन, ब्लोटिंग एंड डिहाइड्रेशन, थ्रस्ट, ड्राई माउथ, डार्क यूराइन। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब पेट में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट का फूलना, पानी की कमी होना जिससे मुंह सूख जाए, और गहरा यूराइन आना। यूराइन तो समझते होगे, और ये डायरिया का मतलब भी पता ही होगा। तो कहाँ से, इसकी वजूहात क्या होती है, किस वजह से ये होता है। तो इन्फेक्शंस होते हैं ये, जो कि बैक्टीरियल, वायरल और पेरिस्टाल्सिस से होते हैं, और फूड एलर्जेक्सी से भी हो जाते हैं, और स्ट्रेस सर्टेन मेडिकेशन से भी हो जाते हैं, और इसका इलाज एंटीबायोटिक्स मिसाल के तौर पर। मतलब डायरिया की जो वजूहात होती है ना, वो ये होती है कि भाई कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल, पेस्ट्रेक्सिस भी होते हैं, खुराक की एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं, जहनी दबाव की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर कभी आप दवाई देखते हो जैसे एंटीबायोटिक जो ज़्यादा गर्म होती है, तकलीफ दे जाती है, वो उनकी वजह से डायरिया हो जाता है। आगे इसकी ट्रीटमेंट, मतलब इसका इलाज क्या है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यूज़ ऑफ ORS। ORS तो सभी पता है, गर्मियों में सभी लोग पीते हैं। ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट, यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशन, टेकिंग एंटीबायोटिक्स और अदर ट्रीटमेंट इन सेवर केसेस। डायरिया के इलाज में हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना होगा, ORS का इस्तेमाल करना होगा, हल्की ग़िज़ा खानी होगी, और एंटी डायरियल मतलब जिससे सही हो सके वो खाना होगा। और उसके बाद है प्रिवेंशन, एहतियात की जाए। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, हाथ रोज़ाना धोने चाहिए, स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद और खाने से पहले हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए। ये तो एक आदाब में शामिल है।
अवॉइडिंग कंटिमेंटेड फूड और वाटर, अवॉइड स्ट्रेस, हमें दबाव मतलब जहन दबाव से भी बचना चाहिए और जो गंदा पानी होता है उससे भी बचना चाहिए और गंदी खुराक से भी बचना चाहिए। आगे कंस्टिपेशन, जिसे अक्सर लोग कब्ज़ कहते हैं और पाकिस्तान में सब में ज़्यादा इसी के मरीज़ आते हैं। कंस्टिपेशन ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, अगर किसी को हो जाए तो अक्सर की तो जान ले जाती है। कब्ज़, जिसे तुम आम बात समझते हो वो आम नहीं है भाई लोग। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो, गर्मियों में तो अक्सर लोगों को ही हो जाता है। कंस्टिपेशन इज़ अ कंडीशन इन विच फेसेस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कब्ज़ एक ऐसी सूरत हाल होती है जब हमारे पेट में दर्द हो रहा होता है, हमें पोटी नहीं आ रही होती है सही टाइम पर, साइंस एंड सिम्टम्स। अब इसकी मतलब अलामत क्या होती है? इनफ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट्स, लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 3 टाइम से कम आना। हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, आप लोगों ने देखी होगी। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है ये बीमारी। पानी ज़्यादा पिया करो, मतलब ज़्यादा पानी पिया करो। आगे है काजेज़, भाई इसकी वजूहत क्या बनती है? खाने में फ़ाइबर कम होना, अक्सर लोग तो रोटी खाते नहीं हैं, मोटे हो जाएंगे पानी की कमी की वजह से। अक्सर लोग तो काम ही नहीं करते। भाई लोग काम किया करो, जिस्मानी सरगर्मी से भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बॉडी पर। सर्टेन मेडिसिन, मतलब हम जब अक्सर मेडिसिन लेते हैं जैसे पेन किलर, ओहो वो तो हमारी रोज़ की डोज है। भाई सोच लो ये पेन किलर तुम्हारा ही नुकसान कर रही है पेट के अंदर। यहाँ के रोग है ना, वहाँ के पेन किलर कम कर दो लेना, मतलब दर्द की दवाई। आयरन सप्लीमेंट, जब हम लेते हैं ना आयरन की कमी हो रही है हमारे अंदर, भाई वो भी कॉन्स्टिपेशन का काज है। और द जैसे डायबिटीज़ वगैरह। अब इसकी मतलब ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? इंक्रीजिंग फाइबर इंटेक, हमें क्या करना है? फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो कि फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, या होल ग्रेन्स गंदम में होता है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पीना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और डॉक्टर के बताए हुए दवाई ही इस्तेमाल करनी है। प्रिवेंशन, हमें अब परहेज़ किससे करना है? हमें हाई फाइबर वाली डाइट से भी परहेज़ करना है और ज़्यादा फ्लूइड प्लेंटी भी पीने से बचना है। अब अल्सर्स, चलो भाई लास्ट टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। अल्सर तो आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा कि भाई जो एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में जो अल्सर ज़ख्म हो जाते हैं ना, जो पेप्टिक्स हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं अल्सर। यूजली डिवेलप्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर जो होते हैं ना वो अक्सर ना स्टमक की दीवारों में हो जाते हैं, मेदे की दीवारों में हो जाते हैं, जो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाते हैं। हाउएवर अल्सर्स में आल्सो डेवलप इन ड्यूडेनियम। अल्सर जो होते हैं ना वो ड्यूडेनियम में भी हो जाते हैं, जैसे उसे हम कहेंगे ड्यूडेनियल अल्सर। एसोफेगस में भी हो जाते हैं, जिसे हम कहेंगे एसोफेगल अल्सर। अब इसकी साइन मतलब इसकी अलामत क्या है? बर्निंग स्टमक पेन, स्टमक जलने के दर्द, पेन, रश ऑफ सलीवा आफ्टर रिगुरिटेशन, यानी उगालने के बाद सलीवा का तेजी से मुंह में आ जाना। लूज ऑफ एपिटाइट, वेट लूज, ब्लड वोमिटिंग इन सेवर केसेस, यानी भूख में कमी, वजन में कमी। अक्सर हमें वजन में कमी आ रही होती है, हम तो बड़े खुश हो रहे होते हैं भाई वजन में कमी हो रही है, या फिर खूनी उल्टी आना शदीद सूरतों में। अब इसकी वजूहत क्या होती है? इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, इतना बड़ा नाम है भाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम NSAIDs भी कहते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, स्ट्रेस थ्रू नॉट अ डायरेक्ट काज, इट कैन मेक सिम्टम्स वर्स। सुन रहे हो ना? कि इसकी यानी कि इसकी वजूहत में ना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। लंबे अरसे तक सोजिश कशिश जो अद्वियात होते हैं ना उनका इस्तेमाल करना, अल्कोहल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, तंबाकू नोशी करना, स्ट्रेस लेना। असल में ना ये ज़्यादा ना वो मतलब इसके ना डायरेक्ट वजह नहीं है, लेकिन ना ये इसकी जो सिम्टम्स है ना उस पर बुरा असर डाल सकते हैं। ट्रीटमेंट, अब इसका इलाज क्या है? सुन लो, गौर से सुनो। एंटीबायोटिक्स टू क्लियर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अब यहाँ कहोगे भाई एच का है, अबे भाई अभी तो पढ़ के आए थे ऊपर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया भी मत पढ़ देना और लिख भी मत देना। तो हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं जो क्या कर सकता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को दूर कर सकता है। मेडिसिन ले सकते हैं जो हम एंटीसिड और प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहलाते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन एहतियात क्या करनी है भाई? अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर से दूर रहना है, खासतौर पे किससे दूर रहना है? खासतौर पे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सूजिश कशिश दवाइयों से दूर रहना है। और क्या करना है? स्पाइसी फूड से भी। हाँ, स्पाइसी फूड से तो हम दूर रह ही नहीं सकते। हम सब छोड़ सकते हैं लेकिन स्पाइसी फूड नहीं छोड़ सकते। गली से कोई गोलगप्पे वाला जाए हम उससे छोड़ ही नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है भाई? हमें उससे छोड़ना है और अपनी बैलेंस डाइट को मतलब डाइट को बैलेंस करना है। सुनो गाइस, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ लिया है तो अब एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। देखो, द 3 पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर। अरे भाई अभी तो पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ड्यूडेनियम, जुजीनियम, इलियम। टिक करो।
आगे है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। मतलब जो मसल के जरिए मूवमेंट करता है वो क्या कहलाएगा भाई, वो पेरिस्टालसिस कहलाएगा। चलो भाई, दूसरे का सी लगा दो। द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं हो रही है? बताओ भाई, ऐसा ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, ड्यूडेनियम या स्टमक है? बताओ जल्दी बताओ। सोच कह रहे हो भाई, एसोफेगस पे लगाओ। मतलब तीसरे का बी। विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक अप स्टार्च। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो स्टार्च को तोड़ सकता हो? ये तो हमें आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता भाई, अभी तो बताया था। भाई यहाँ तो एमिलेज लिखा हुआ है, सलेवरी तो है ही नहीं यहाँ पे, पैनक्रियाटिक तो है ही नहीं भाई यहाँ पे। भाई अकल से काम लेते हुए एमाइलेज लगा दो। चौथे का सी। द पैनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज देम इनटू। पैनक्रियाज क्या कर रही है? डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है और किसके अंदर से रिलीज कर रही है? एक पैनक्रियाज जहाँ पे एंजाइम को डाइजेस्ट कर, मतलब एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, वो है ड्यूडेनियम। आगे है इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। ये तो हमें आता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं था हमने स्टमक में कि पेप्सिनोजन एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए एचसीएल की जरूरत होती है। सोच के रहे हो, एचसीएल पे लगाओ। 7 एमसीक्यूज है। इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्टेड। ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है? बताओ भाई। तो 7 का लगा दो सी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे है 8। द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन। गा दो पैनक्रियाटिक जूस। 9 एमसीक्यूज है कि द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू। अब ये गॉल ब्लैडर से कहाँ लेके जा रही है कॉमन बाइल डक्ट? बताओ भाई। डुडेनियम है इसका आंसर। 10 है एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यूज है। व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स एंड कंटेन विलाई एंड माइक्रोविलाई। क्यों होते हैं भाई? इसका आंसर है टू प्रोमोट फूड ऑब्जॉर्प्शन। पता है क्यों? क्योंकि विलाई और माइक्रो विलाई क्या करते हैं, और जो तह हैं वो क्या करती हैं, वो सरफेस देती हैं, बड़े जगह देती हैं ऑब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये था लास्ट एमसीक्यू। आ गए शॉर्ट आंसर्स। अच्छा जी, अगर सब कुछ एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगी तो फिर मेरी दूसरी वीडियो कैसे बनेगी भाई? शॉर्ट आंसर लॉन्ग की इंक्लूसिव क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जाके देख लो अभी अभी। और हाँ, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करते जाना। तुम्हारी बहन ने इतनी मेहनत से बनाई ये वीडियो, तुम्हें क्या पता। और जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं ना, वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, अच्छा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।